नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार पुनः आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल हमारी परीक्षा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी और आपको वीडियो नहीं मिल रही हैं, मतलब वीडियो तो मिल रही हैं लेकिन एक दो वीडियो जैसे कि कल नहीं मिल पाई थी शायद, और हो सकता है एक दो दिन और भी ना मिल पाई, लेकिन हो सकता है कि आज भी मैं आपको 2 वीडियो या 3 वीडियो देकर जाऊं, तो उसमें भी आप बिल्कुल मत घबराइएगा। यानी जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, जब तक थोड़ा सा मैं कहीं बिजी चल रहा हूं, लेकिन आप चिंता ना करें। और जिस दिन भी मुझे लगेगा कि अब आपको एकदम से बहुत नज़दीक आपकी फरवरी अंत होने वाली है, तो उस दिन मैं एक दिन में ही हो सकता है कि 3 से 4 वीडियो बनाकर आपको देने का काम करूं। पॉलिटी ज़्यादा बची नहीं है तो मैं पॉलिटी पर कम वर्क कर रहा हूं यहाँ पर, लेकिन पॉलिटी को हम जल्दी समाप्त कर देंगे, जिससे कि आपके ऊपर से थोड़ा सा वजन हट जाए कि हाँ पॉलिटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और फिर हम यूट्यूब पर उसके क्वेश्चन लगाने शुरू करें। तब मैं आपके लिए लगा पड़ा हूं और आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। बहरहाल आप चिंता किसी भी चीज़ की ना करें। आपकी अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी भी आपकी यूट्यूब पर चल रही है, ज्योग्राफी भी चल रही है, केमिस्ट्री भी आपको कंप्लीट मिलेगी। उसके अलावा हम बात करें तो हिस्ट्री पॉलिटी में आपको कंप्लीट पढ़ाने का काम कर रहा हूं। फिजिक्स की 1-2 वीडियो बची हैं, बायोलॉजी आपकी निरंतर चलती रहेगी। बायोलॉजी की क्लास आज आपको मिलने की उम्मीद पूरी है। थोड़े से सर बिजी रहते हैं तब आपको थोड़ा सा डिले बायोलॉजी में भी हो जाता है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। आज हम एक ऐसे वंश को पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा अत्यंत आवश्यक होता है। इस विषय के बारे में जैसे कि आप सभी को पता होगा, इतिहास की एक वीडियो मैं लेकर आया हूं और इतिहास में आपको अच्छी तरह से अवगत होगा। हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ने का काम कर रहे हैं और दिल्ली सल्तनत में एक ट्रिक आपको अच्छी तरह से याद हो जानी चाहिए, जिसको हम यहां पर किस तरह से याद रखते हैं, जिसको आप कहते हैं सर जीके तो सरल लगती है। जीके तो सरल लगती है। जब आप जी की बात करते हैं तो हम गुलाम वंश को पढ़ चुके हैं और गुलाम वंश पर हम रिवीजन भी करने का काम करेंगे। इस बात से आप बेधड़क होकर बैठ जाइएगा। गुलाम वंश को हम पढ़ चुके हैं। केस से बात करें तो आप खिलजी वंश को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हो और खिलजी वंश के बारे में बहुत अच्छी बातें आप जान चुके हो। किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी, किस तरह से जलालुद्दीन खिलजी और किस तरह से मलिक काफूर के बारे में हम खिलजी वंश में बात करते हैं। लेकिन जब हम तुगलक वंश की बात करें तो आज टी से हम यहां पर बात करने वाले हैं तुगलक वंश के बारे में। और तुगलक वंश आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण रहता है। वैसे तो मैं कहूं तो दिल्ली सल्तनत, संपूर्ण दिल्ली सल्तनत महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन फिर भी तुगलक वंश से जो आज हम पढ़ने वाले होंगे वह थोड़ा सा ज्यादा यहां पर वेटेज रहता है। और अगर आप ऐसे देखेंगे तो आप कहेंगे सर इससे कौन सा वंश बनेगा, तो मैं पहले भी बता चुका हूं सैयद वंश। कौन सा? सैयद वंश से यहां पर इससे बनने का काम करेगा। जबकि एल से हम बात करें तो लोधी वंश बनने का काम करेगा, जिसके अंदर आप सिकंदर लोधी और बहलोल लोधी को पढ़ने का काम करोगे। तो जीके तो सरल लगती है। दिल्ली सल्तनत के वह 5 के 5 यहां पर वंश होते हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन करने का काम किया है। हम गुलाम वंश को पढ़ चुके हैं, हम खिलजी वंश को पढ़ चुके हैं। आज हम तुगलक वंश को पढ़ने का काम करेंगे। लोधी वंश में तो सिर्फ 20 ही मिनट का काम होता है। लोधी वंश से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते। तब आपके लिए सैयद वंश और तुगलक वंश या हम कहें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो पहले के 3 वंश होंगे वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले होंगे। आइएगा देखिए प्यारे दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है, जैसा कि मैंने कहा, आज हम तुगलक वंश को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? आज हम तुगलक वंश को पढ़ेंगे। और जो तुगलक वंश होगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें क्या क्या आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न बन सकते हैं, इस पर मैं आपसे चर्चा करता हुआ आगे बढ़ूंगा। पहली बात तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप तुगलक वंश के कार्यकाल की बात करेंगे, सर तुगलक वंश कब से कब तक चला, तो मैं आपसे एक बात कहूंगा कि 1320 से शुरू होगा ये वंश। और 1320 से शुरू होने के बाद अगर आप इसे 1414 तक लेकर जाएंगे तो आप इतने लंबे समय तक सिर्फ तुगलक वंश को पढ़ने का काम करोगे। 1320 से लेकर 1414 तक दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश पढ़ने का यहां काम किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होगा जिसको आपको देखकर लगा होगा कि सर 1320 से 1414 बहुत लंबा टाइम टेलिनोर हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा। ये जो समय होगा ये सबसे लंबा वंश होगा, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला। कब तक? सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला। यह प्रश्न कई बार आपसे पूछा जाता है। तो आपसे जब पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा रहा है, तो आप कहेंगे कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबा शासन जो रहा है वो तुगलक वंश का रहा है। 1320 से लेकर 1414 तक इसने शासन करने का काम किया है। दूसरा प्रश्न बनेगा इसके अंदर प्यारे दोस्तों, जो दूसरा प्रश्न होगा उस दूसरे प्रश्न पर हम यहां पर थोड़ी सी बात करने वाले हैं। जरा आइएगा, मैं इसको तरीके से थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आपके अंदर, आपके दिमाग के अंदर सारी बातें यहां पर फीड होती जाएं। पहला बिंदु मैंने आपको बताया, जैसा कि आपको अवगत हो जाना चाहिए कि तुगलक वंश में पहला बिंदु बनता है सबसे लंबा समय।
क्या? सबसे लंबा समय। और सबसे लंबा समय किसका रहा है? तुगलक वंश का रहा है। सबसे लंबा समय किसका रहा है? सबसे लंबा समय हम कह सकते हैं तुगलक वंश का रहने का काम किया है। बहुत लंबा समय इसने दिल्ली पर शासन करने का काम किया है। दूसरा प्रश्न बन सकता है, सर इसके संस्थापक कौन है? सर इसके संस्थापक कौन है? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई किताबें इसको 1298 से भी लिखने का काम करेंगी, लेकिन 1320 से लेकर 1414 मानेंगे आप, कई इसको 98 भी यहां पर लिखने का काम करती हैं, उन पर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे। और संस्थापक की बात करें तो संस्थापक के अंदर प्यारे दोस्तों एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है गाजी मलिक। उम्मीद करता हूं कि अगर आप मेरी पहली वीडियो देख चुके हैं इससे, तो आपको गाजी मलिक यहां पर समस्या नहीं होनी चाहिए। गाजी मलिक एक बार में आप समझ होंगे कौन व्यक्ति यहां पर गाजी मलिक रहे हैं। लेकिन खास बात यह रहेगी कि इस गाजी मलिक का एक दूसरा नाम होगा। क्या नाम होगा? दूसरा नाम होगा। क्या नाम होगा? इस व्यक्ति को गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जानेंगे। तो दरअसल ध्यान रखिएगा कि गयासुद्दीन तुगलक कहे तो एक ही बात है, या हम कहें गयासुद्दीन तुगलक नहीं कह रहा है तो आपसे गाजी मलिक कहेगा तब भी एक ही बात रहने वाली है, यह व्यक्ति तुगलक वंश का संस्थापक रहेगा। इसका पहले नाम गाजी मलिक था, बाद में गयासुद्दीन तुगलक इसका नाम पड़ेगा, जो कि तुगलक वंश का यहां पर संस्थापक रहने वाला है। सबसे अहम बात प्यारे दोस्तों यह होगी कि जो यहां पर गयासुद्दीन तुगलक उर्फ गाजी मलिक है, इस व्यक्ति ने सबसे प्रमुख काम किया है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि इस व्यक्ति ने जब ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने के साथ ही गयासुद्दीन तुगलक उर्फ गाजी मलिक ने यहां पर नहरों का निर्माण कार्य कराना शुरू किया। ध्यान रखिएगा, नहरों का निर्माण कराना किसने शुरू किया? नहरों का निर्माण। तो आपसे जब भी यह प्रश्न पूछा जाए कि नहरों का निर्माण कार्य कराना किसने शुरू किया, तो आप एक ही प्रश्न का आंसर यहां पर दे रहे होंगे कि सर नहरों का निर्माण जो कराने का काम किया है यहां पर गयासुद्दीन तुगलक उर्फ गाजी मलिक ने किया है। लेकिन यह व्यक्ति नहरों को निर्माण कराना शुरू तो करेगा, लेकिन यह व्यक्ति कभी भी नहरों को कंप्लीट नहीं करा पाएगा। कंप्लीट कराने वाला व्यक्ति जो होगा वो फिरोज शाह तुगलक आएगा। वह क्या करेगा? इन नहरों के काम को कंप्लीट कराने का काम करेगा। लेकिन नहरों को बनवाना इस व्यक्ति ने शुरू कर दिया था, और फिरोज शाह तुगलक जो होगा वह 5 तरह की बड़ी बड़ी नहरें बनवाएगा। फिर सर यहां पर जो गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक है, इसने क्या किया? तो इस व्यक्ति ने क्या किया? इस व्यक्ति ने तुगलकाबाद, एक यहां पर शहर है तुगलकाबाद, क्या नाम है? तुगलकाबाद शहर को बसाने का काम किया। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि देखिए नाम में क्या आ रहा है, नाम में अगर आप देखें तो तुगलक वंश, और नाम में इसके भी यहां पर तुगलक आता है, और शहर भी कौन सा बसा रहा है, तो तुगलकाबाद शहर बसाने का काम कर रहा है। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि तुगलकाबाद शहर भी कह सकता है और तुगलकाबाद किला भी कह सकता है। क्या कह सकता है? तुगलकाबाद शहर भी कह सकता है और तुगलकाबाद का किला भी पूछेगा, तब भी आप आंसर क्या लगा रहे हो कि यहां पर गाजी मलिक उर्फ गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर बसाने का काम किया, तुगलकाबाद किला बनवाने का काम किया। और इस व्यक्ति ने गयासुद्दीन तुगलक उर्फ गाजी मलिक ने यहां पर प्रमुख रूप से हम कह सकते हैं कि यहां पर इस व्यक्ति ने तुगलक वंश की स्थापना करने का काम किया है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी रहने वाली है। जैसे कि आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जो तुगलकाबाद शहर है यह कहां पर है, तो आप आसानी से कह रहे सर तुगलकाबाद शहर जो है ये दिल्ली के अंदर अवस्थित रहने वाला है। यह आपसे पूछ सकता है तुगलकाबाद का किला कहां पर है, तो आप एक ही बार में आसानी से कहेंगे कि यह भी दिल्ली में अवस्थित रहने वाला है। कहां पर? दिल्ली के अंदर अवस्थित रहने वाला है। तो बहरहाल मैं कह सकता हूं कि सबसे लंबा कार्यकाल होता है यहां पर तुगलक वंश का। गाजी मलिक उर्फ गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक होते हैं, और उसके अलावा भी इस व्यक्ति ने नहरों का काम करवाना शुरू किया है। और यह व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जिसने यहां पर हम कह सकते हैं तुगलकाबाद शहर या तुगलकाबाद का किला बसाने का काम किया है। प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, इस व्यक्ति के दरबार में एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम है? इन व्यक्ति का नाम है निजामुद्दीन औलिया। और अगर आपसे मैं कहूं कि निजामुद्दीन औलिया अगर 19 थे तो यहां पर गाजी मलिक 21 था। नाम क्या है? निजामुद्दीन औलिया। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैं एक एक चीज क्लियर करूंगा और प्रश्न क्या निकलेगा इस बात को भी आपके सामने लेकर आऊंगा। निजामुद्दीन औलिया नाम के व्यक्ति, दरअसल ये निजामुद्दीन औलिया ऐसे समझ लीजिएगा कि निजामुद्दीन औलिया जनता के बहुत प्रिय हुआ करते थे। जनता बहुत प्रेम इनसे किया करती थी निजामुद्दीन औलिया से। और निजामुद्दीन औलिया जो हुआ करते थे प्यारे दोस्तों, ये जनता के प्रिय तो हुआ करते थे, लेकिन गाजी मलिक उर्फ गयासुद्दीन तुगलक के साथ इनकी बनती नहीं थी। यानी जो यहां पर ये संत टाइप के व्यक्ति
हैं, जैसे कि महात्मा संत टाइप के व्यक्ति होते हैं, उस तरह के व्यक्ति हैं निजामुद्दीन औलिया। और जो उस समय का शासक है, जैसे कि मैंने कहा कि गाजी मलिक कहें या फिर गयासुद्दीन तुगलक कहें, जो गाजी मलिक है, इस गाजी मलिक के साथ यहां पर 36 का आंकड़ा रहता है, गाजी मलिक का और निजामुद्दीन औलिया का। गाजी मलिक अगर किसी काम को कहते हैं तो निजामुद्दीन औलिया जनता से उस काम को करने के लिए मना करते हैं। तब इन दोनों के बीच में आपस में जो संबंध है वो संबंध बहुत ज्यादा खराब रहने का काम करता है। निजामुद्दीन औलिया जो थे, यह व्यक्ति यहां पर जनता के बहुत प्रिय हुआ करते थे। तब उस समय का शासक गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक इनका कर भी कुछ नहीं सकता था। एक बार क्या हुआ कि एक गाजी मलिक नाम का व्यक्ति जो होता है, ये गाजी मलिक नाम का व्यक्ति एक बार दक्षिण भारत पर एक अभियान पर चला जाता है। कहां पर? दक्षिण भारत में एक अभियान पर चला जाता है। जब यह व्यक्ति दक्षिण भारत में अभियान पर गया होता है तो दक्षिण भारत के अभियान पर जाते समय निजामुद्दीन औलिया एक भविष्यवाणी कर देते हैं, और वो भविष्यवाणी बड़ी ही यहां पर खतरनाक रहने वाली है। निजामुद्दीन औलिया ने यहां पर भविष्यवाणी की कि जो गाजी मलिक है, ये गाजी मलिक यहां पर दक्षिण भारत से लौटकर वापस नहीं आ पाएगा। ऐसी भविष्यवाणी यहां पर निजामुद्दीन औलिया ने गाजी मलिक के लिए कर दी। दरअसल ये गाजी मलिक ने जो भविष्यवाणी की है, इस गाजी मलिक का यहां हम कह सकते हैं कि एक पुत्र हुआ करता था, जिस पुत्र को आप क्या कह सकते हैं? जौना खां कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जौना खां या जूना खां भी कह सकते हैं। जौना खां या फिर आप इसे जूना खां कह सकते हैं। तो इसका एक पुत्र था जूना खां या जौना खां के सामने यह भविष्यवाणी कर दी कि तेरा पिता है गाजी मलिक, ये दक्षिण भारत से वापस नहीं आने वाला, इस व्यक्ति की वहीं पर मृत्यु हो जाएगी। यह बात पता चल जाती है गाजी मलिक को जब वो दक्षिण भारत के अंदर अभियान पर गया हुआ होता है। जब दक्षिण भारत के अभियान पर गाजी मलिक को ऐसा पता चला कि निजामुद्दीन औलिया ने मेरे बारे में ऐसा कह दिया है कि मैं दक्षिण भारत में ही मारा जाऊंगा और दक्षिण भारत से वापस लौटकर आने वाला नहीं हूं, तब यहां पर गाजी मलिक ने दक्षिण भारत से ही एक संदेश भिजवाया। और वो संदेश किसके लिए था? तो आप कहेंगे वो संदेश जो था वो निजामुद्दीन औलिया के लिए था। और कहा गया कि निजामुद्दीन औलिया आप चिंता ना करें, बेफिक्र रहें, मैं दक्षिण भारत से वापस आने वाला हूं अभियान से, और आप अगर मैं दक्षिण भारत से वापस आया तो आप मेरा साम्राज्य छोड़कर मेरे साम्राज्य से निकल जाइएगा। ऐसा यहां पर निजामुद्दीन औलिया के बारे में यहां गाजी मलिक ने कह दिया। यहां पर निजामुद्दीन औलिया ने भी कह दिया कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे कोई समस्या यहां पर रहने वाली नहीं है। यह व्यक्ति जब गाजी मलिक दक्षिण भारत से लौट रहा होता है तो इतना समझिएगा कि जो तुगलकाबाद शहर पड़ता है, उस तुगलकाबाद शहर के अंदर इसके स्वागत में इसका बेटा जौना का एक बहुत बड़ा महल बनवाता है। और पूरा का पूरा जो महल होता था वो लकड़ी का हुआ करता था। उस लकड़ी के महल के अंदर ध्यान रखिएगा, दो ही शासक ऐसे हुए जिनका महल लकड़ी का होगा। एक तो यहां पर हम कह सकते हैं गयासुद्दीन तुगलक उर्फ गाजी मलिक, दूसरा हम आगे पढ़ेंगे जब चंद्रगुप्त मौर्य का, यहां पर जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल होगा वो लकड़ी का बना हुआ होगा। तब गाजी मलिक के लिए जौना खां ने एक बहुत अच्छा भव्य महल बनवाया और वो पूरा का पूरा लकड़ियों से बनवाया गया था। लेकिन जब जैसे गाजी मलिक दिल्ली की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है तो यहां पर वह जो लकड़ी के महल के अंदर जब विश्राम करने के लिए गया है तो माना जाता है कि पूरा का पूरा महल गिर जाता है लकड़ी का, और गाजी मलिक उर्फ गयासुद्दीन तुगलक उस लकड़ी के महल में ही दब के मर जाता है। और निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि देख लिया, मेरे द्वारा कही गई यहां पर भविष्यवाणी एकदम सटीक और सही सिद्ध हो गई, और यह व्यक्ति लकड़ी के जो महल बनवाया था उसी के अंदर दब के तुगलकाबाद के अंदर इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आपसे प्रश्न पूछेगा, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक ऐसा था जो लकड़ी के महल के अंदर दबकर मरा? गयासुद्दीन तुगलक उर्फ गाजी मलिक। तब ये आप एक प्रश्न और यहां से पूछेगा कि जिस समय निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के अंदर बैठकर इस बात को कह रहे थे कि गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली से वापस नहीं आ पाएगा, उस समय जब गाजी मलिक ने संदेश भिजवाया था कि मैं दिल्ली वापस आऊंगा, तो निजामुद्दीन औलिया ने एक बात कही थी कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। लेकिन यह भाषा फारसी थी, दिल्ली दूरस्थो, ऐसा यहां पर मुहावरा, ऐसा स्लोगन यहां पर निजामुद्दीन औलिया ने देने का काम किया था। जैसे कि आप पढ़ते हैं सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, दिल्ली चलो। ऐसे ही आपसे एसएससी ने प्रश्न पूछा है कि यह बात, ये स्लोगन किसने कहा, दिल्ली अभी दूर है। तो दरअसल सारा कॉन्सेप्ट आपके सामने निकल कर आया होगा। जिस समय निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के अंदर बैठे थे, जब यहां पर यह गाजी मलिक कह रहा था कि निजामुद्दीन औलिया आप चिंता ना करो, आपको साम्राज्य से निकलना पड़ेगा, अगर मैं दिल्ली वापस आ गया, तब निजामुद्दीन औलिया ने यह बात कही थी कि दिल्ली अभी दूर है।
है, दिल्ली दूरस्थ हो या दिल्ली अभी दूर है, तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन व्यक्ति ऐसा है जिसने दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली दूरस्थों का नारा या फिर स्लोगन देने का काम किया। उम्मीद करता हूं आप आराम से यहां पर बहुत आसानी से आंसर लगाने का काम करेंगे और बिल्कुल सही आप यहां पर आंसर देने का काम करेंगे। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, इस व्यक्ति की तो यहां पर हो जाती है मृत्यु। मृत्यु हो जाने के बाद एक व्यक्ति शासक बनता है जिसका बचपन का नाम मैं आपको बता चुका हूं, जिसका नाम क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान से समझिएगा बात को। इस शासक का क्या नाम है, मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक जैसे ही शासक बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा जानना होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। और ये मोहम्मद बिन तुगलक जो होगा दिल्ली सल्तनत में, ये व्यक्ति यहां पर हम कह सकते हैं 1325 से लेकर 1351 तक गद्दी पर बैठने का काम करेगा। कब से, 1325 से लेकर और 1351 तक ये व्यक्ति गद्दी पर बैठने का काम करेगा। और इस व्यक्ति के बारे में जानने से पहले आवश्यक है कि इस व्यक्ति की क्या खासियत रही है, आप इस बात को जान जाएं। यह व्यक्ति जो होगा, इसके बचपन का एक नाम होगा और उस बचपन के नाम को आपसे कई बार पूछेगा। इस व्यक्ति के बचपन का नाम हुआ करता था जूना खां। क्या नाम है, बचपन का नाम है जूना खां। लेकिन बचपन का नाम है जूना खां ये तो चलेगा, इस व्यक्ति के कुछ और नामों पर भी एक बार दृष्टि दौड़ा लीजिए, शायद आपको कुछ और भी इसके बारे में उस नामों से पता चल जाए। दरअसल मैं ये कह सकता हूं कि सर इसकी उपाधियों के बारे में बताओ, सर इसकी उपाधियों के बारे में बताओ। तो इसकी उपाधियां क्या कर रही हैं, जरा नजर दौड़ाइएगा। इस व्यक्ति को कहा जाता है आधा पागल। क्या कहा जाता है, इस व्यक्ति को कहा जाता है आधा पागल। अब सर आधा पागल क्यों कहा जाता है, मैं बहुत जल्दी आपको इस बात को निश्चित रूप से आपको क्लियर कर दूंगा कि आखिरकार आधा पागल इस व्यक्ति को कहा क्यों गया है। आधा पागल के अलावा इसको आप आधा मत कहिएगा, इसको आप पूरा पागल कह दीजिएगा, तब भी आपको कोई समस्या नहीं है। दरअसल ये पूरा पागल भी इसी की एक उपाधि, इसी का एक टाइटल रहा है। इस व्यक्ति को और भी नाम दे सकते हैं आप, जैसे कि मैं कहूं कि इसे आप मनिहारों का राजकुमार कह सकते हैं। मनिहारों का राजकुमार, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है एसएससी के अंदर, मनिहारों का राजकुमार किसे कहा जाता है। या आपसे मनिहारों का ना कहे तो आपसे कह सकता है धनवानों का राजकुमार। किसका, धनवानों का राजकुमार। तो दोनों का मतलब आप जान जाएंगे कि धनवानों का राजकुमार कहे, मनिहारों का राजकुमार कहे, सब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात चल रही है, जिस व्यक्ति को यहां पर आधा पागल और पूरा पागल भी कहा जाता है। इस व्यक्ति के बारे में और नाम आप कह सकते हैं, जैसे कि विरोधी तत्वों का मिश्रण से कहा गया है। क्या कहा गया है, विरोधी तत्वों का मिश्रण। यह भी आपसे पूछा जाता है कि विरोधी तत्वों का मिश्रण, कौन सा शासक ऐसा था जिसके अंदर विरोधी तत्वों का मिश्रण था, ऐसी इसकी उपाधि थी, ऐसा भी आपसे पूछ सकता है। उम्मीद करता हूं सर नामों को पढ़ने के बाद तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, आप दिल्ली सल्तनत के एक ऐसे शासक को पढ़ाने जा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा शासक है। और इस व्यक्ति को पढ़ाने के साथ साथ इसके टाइटलों पर अगर एक बार आप नजर दौड़ाएंगे तो इसके टाइटलों से आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। लेकिन इन टाइटलों से आप इतना समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्यारे दोस्तों ये टाइटल आपसे एक एक बात पूछी गई है और एक एक बात आपसे जानी गई है एग्जाम के अंदर। उम्मीद करता हूं ये आपको एक एक बात ध्यान में होनी चाहिए। और भी है, जैसे इसके नामों में हम गिन सकते हैं, जैसे कि आप इसे उलुग खां कह सकते हैं। उलुग खां, दरअसल उलुग खां की जो उपाधि है, उलुग खां की उपाधि जो है मैं बता चुका हूं, बलबन को भी एक व्यक्ति ने, नसरुद्दीन ने यहां पर उलुग खां की उपाधि देने का काम किया गया है। लेकिन उलुग खां इससे भी कहा गया है, अवनस बेग और उलुग खां बलबन को भी कहा गया है और इस व्यक्ति को भी उलुग खां कहने का काम किया गया है। तो इतने सारे नाम अगर आपसे पूछे जाएं कि किस व्यक्ति को इस उपाधि से, किस नाम से या फिर इस टाइटल से जाना गया है, तो ये सभी के सभी किससे संबंधित रहने वाले हैं, मोहम्मद बिन तुगलक से रहने वाले हैं। अब जरा बात करते हैं इसके बारे में। तो देखो ये व्यक्ति, अगर आपने देखा है कि यहां पर आपने सर आधा पागल लिखा है, पूरा पागल लिखा है और कई बार आप इसको विरोधी तत्वों का मिश्रण भी बता रहे हो। आखिरकार ये व्यक्ति जो था, इसकी एक खासियत सुन लीजिएगा और वो खासियत शायद आपको हजम नहीं होगी। आपको ध्यान रखना होगा, दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे अधिक पढ़ा हुआ शासक कौन था। तो आप कहेंगे सबसे अधिक अगर पढ़ा लिखा कोई शासक रहा है तो सबसे अधिक पढ़ा लिखा शासक यही रहा है। सबसे अधिक पढ़ा लिखा कौन है, सबसे अधिक पढ़ा लिखा यहां पर मोहम्मद बिन तुगलक रहा है। यह भी प्रश्न ध्यान रखना होगा कि सबसे अधिक पढ़ा लिखा शासक कौन था दिल्ली सल्तनत के अंदर, तो मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक था। और जानिएगा, इस व्यक्ति को दार्शनिक व्यक्ति कहते हैं, यानी कि ये दर्शन शास्त्र में
रुचि रखता था। किसके अंदर? दर्शन शास्त्र में रुचि रखता था। आपसे प्रश्न पूछेगा दर्शन शास्त्र में रुचि रखने वाला कौन सा शासक था, तब भी आप कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक दर्शन शास्त्र में रुचि रखने वाला शासक रहा है। दर्शन इस व्यक्ति के बारे में माना जाए तो एक बात ध्यान रखिएगा कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न जिसे मैं रेड कलर से लिखना चाहूंगा और फिर इसकी खासियतों पर मैं आगे आपसे बात करने वाला हूं। यह व्यक्ति जितना भी आपको अभी तक मैंने दिल्ली सल्तनत पढ़ाया है, चाहे अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासकों को पढ़ा दिया हो, सबसे लंबा शासन किसका था, सबसे लंबा साम्राज्य किसका था? तो ध्यान रखिएगा सबसे लंबा साम्राज्य, सबसे लंबा अगर साम्राज्य कोई आपसे पूछेगा तो एग्जाम के अंदर आप कहेंगे सर ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत प्रकार के नाना प्रकार के गुण थे, इसी व्यक्ति का सबसे लंबा साम्राज्य रहा है। दक्षिण भारत में ऐसी ऐसी जगहों को इसने जीत लिया जिनको अलाउद्दीन खिलजी भी नहीं जीत पाया। यानी तुगलक वंश जो था वो टाइम पीरियड सालों में सबसे लंबा है, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक का जो यहां पर शासन है वो एरिया में बहुत लंबा है। सबसे ज्यादा एरिया, सबसे लंबा यहां पर साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का रहा है। सबसे अधिक पढ़ा लिखा यह व्यक्ति रहा है, सबसे ज्यादा दर्शन शास्त्र में रुचि रखने वाला यह व्यक्ति रहा है। फिर भी इस व्यक्ति को आधा पागल पूरा पागल, मनिहारों का राजकुमार, विरोधी तत्वों का मिश्रण और उलूघ जैसी यहां पर हम कह सकते हैं कि उपाधियों से इस व्यक्ति को नवाजा जाता है। जूना खां इसके बचपन का नाम रहा है। आखिरकार सर इन पॉइंटों को क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा, आखिरकार इस व्यक्ति को क्यों यहां पर आधा पागल और पूरा पागल कहा जाता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। यह व्यक्ति जो है मोहम्मद बिन तुगलक, इस मोहम्मद बिन तुगलक व्यक्ति ने क्या किया कि इस मोहम्मद बिन हेलो। हाँ हेलो जी मैं थोड़ी देर में कॉल कर रहा हूँ। वहाँ पे नमस्ते भाई। और बढ़िया है? मैं थोड़ी देर में कॉल कर रहा हूँ जी। आज वैसे थोड़ी देर ना हो भैया, बड़ा हुआ है रात। अभी जय थोड़ी देर में कर रहा हूँ, मैं क्लास में हूँ। चल ठीक है। चलिएगा, उम्मीद करता हूँ कि रिकॉर्डिंग अभी तक की ख़राब नहीं होनी चाहिए। एक फ़ोन और कैमरे की बैटरी बंद हो जाना, पर चलिए मुझे लग रहा है कि सब कुछ प्रॉपर वे में चल गया है दोबारा से। तो बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस अगर ब्लैक सा हो भी जाता है तो आप घबराइएगा बिल्कुल ही मत आइएगा। यानी कि ये वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद क्या आप तक ठीक तरह से पहुंच पाएगा? पहुंच तो पाएगा। एक बार देख लेता हूं, अगर रिकॉर्डिंग दोबारा चल रही है तो बिल्कुल पहुंच पाएगा, और नहीं पहुंचेगा तो हम खड़े हैं, दोबारा रिकॉर्ड कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है, आएगा। तो प्यारे दोस्तों, इस क्षेत्र को हम कह सकते हैं दुआब क्षेत्र, लेकिन ये कितनी देर पहले बंद हुआ है इस बात को देखना होगा। चलिए, अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया, अभी तक मैंने कुछ उपाधियां बताई हैं मोहम्मद बिन तुगलक की, और यहां पर मैं दो नदियां बना रहा हूं, और दोनों की दोनों नदियां जो रहने वाली हैं, दोनों नदियां यहां पर सिर्फ इतना बताया है कि एक बार दोबारा समझिएगा बात को। हो सकता है कैमरा थोड़ी देर पहले खत्म हो गया हो।
देखो, मैंने सिर्फ इतना बताया है कि यहां पर जो इतना सारा लिखा है, ये सिर्फ मैंने बताया है कि ये कुछ उपाधियां हैं, और इन उपाधियों के साथ साथ आप कह सकते हैं कि ये सबसे अधिक बड़ा साम्राज्य यहां पर मोहम्मद बिन तुगलक का था। और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि इसे मनिहारों का राजकुमार ये उपाधि दी जाती है। और ये कुछ पॉइंट होंगे, जैसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन था दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक, तो मोहम्मद बिन तुगलक। जैसे सबसे अधिक लंबा साम्राज्य किसका था सबसे ज्यादा, तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऐसी कुछ चीजें बताई हैं, ये तो आपको सभी को मिल ही गया होगा। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ यहां पर दो नदियां बना रहा था, गंगा और यमुना, और सिर्फ यह बताने की कोशिश कर रहा था कि प्यारे दोस्तों ये बीच वाला क्षेत्र होता है ना, इसको हम गंगा यमुना दोआब क्षेत्र कहेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक को आखिरकार क्यों पागल कहा जाता है, मैं इस बात पर आना चाह रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इसने इस दोआब क्षेत्र के अंदर कर के अंदर वृद्धि कर दी। किसमें, टैक्स जो लगाया करता था, इसने कहा कि देखो भाई, जो भी इस क्षेत्र में खेती करता है उस व्यक्ति को कर बढ़ाकर देना होगा, टैक्स अधिक देना होगा। तो क्यों देना होगा सर, वो इसलिए देना होगा कि यहां की जो भूमि होती है वो उपजाऊ होती है। यानी किसी भी, अगर हम बात करें तो किसी भी दो नदियों के बीच के दोआब क्षेत्र में हमेशा भूमि उपजाऊ होती है, क्योंकि हर बार यहां पर नई मिट्टी आ जाती है और पिछली वाली जो मिट्टी आती है वो उपजाऊ होती है, और जो इस पर हम फसल ले चुके होते हैं वो मिट्टी आगे चली जाती है। तो इसने कहा आपको यहां पर कर में वृद्धि करनी होगी। अब मैं कर में वृद्धि करके आपसे टैक्स लूंगा, और किसी क्षेत्र से, दोआब क्षेत्र से। लेकिन हुआ क्या कि जिस वर्ष इसने टैक्स को बढ़ाने का काम किया गंगा और यमुना नदी के दोआब क्षेत्र में, तभी यहां पर इस क्षेत्र के अंदर सूखा पड़ जाती है और इस क्षेत्र के अंदर कोई भी अच्छी भूमि नहीं होती है। तब ध्यान रखिएगा, किसने कर बढ़ा चुका है और इस क्षेत्र में यहां पर कोई अच्छी फसल नहीं हो पाई, सूखा पड़ गई। तब इस व्यक्ति ने यहां पर फरमान जारी कर चुका था, तो टैक्स तो देना ही देना पड़ेगा। तब इसको व्यक्ति क्या कहते थे कि ये शासक जो है पूरी तरह से पागल है। क्या है, पागल है। इसको इतना समझना चाहिए कि जब सूखा पड़ गई है तो टैक्स को कम कर देना चाहिए। तो ऐसे कुछ डिसीजन थे जिसकी वजह से इसको पागल कहना यहां पर उनकी प्रजा ने यहां पर उचित समझा। कुछ लोगों ने यहां पर ऐसा भी माना था, जिस समय इस व्यक्ति की मौत हो जाएगी तो कुछ लोगों ने कहा था कि एक ऐसे शासक को प्रजा से छुटकारा मिल गया और प्रजा को उसके राजा से छुटकारा मिल गया। तो यह व्यक्ति जो था, इसके डिसीजनों की वजह से इस व्यक्ति को पागल, आधा पागल, पूरा पागल कहा जाता है। आगे भी बात करते हैं आखिरकार उसके कौन से वह काम रहे सर जिसकी वजह से इसे पागल कहा जाने लगा। और आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा, जरा मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। इस व्यक्ति ने क्या किया कि आपसे एक प्रश्न पूछेगा कि भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत में सांकेतिक मुद्रा चलवाने वाला कौन सा शासक था। ध्यान रखिएगा, सांकेतिक मुद्रा चलवाने की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने यहां पर, हम कह सकते हैं, सांकेतिक मुद्रा चलवाने का काम किया। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब सर सांकेतिक मुद्रा क्या होता है और किस तरह से इसने चलवाया, और क्या यह भी डिसीजन जो था इसका इस पर भारी यानी उल्टा पड़ गया, तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल, सांकेतिक मुद्रा चलवाने का काम इस व्यक्ति ने किया और यह भी इसका डिसीजन इस पर ही उल्टा पड़ गया। आखिरकार किस तरह से उल्टा पड़ा, बात करते हैं। देखिए, इस व्यक्ति ने, सांकेतिक मुद्रा का मतलब होता है कि माना यह जाता है कि कुछ लोग तो यह कहते हैं कि इसने अपने यहां पर चमड़े के सिक्के चलवा दिए। किसके, चमड़े के सिक्के चलवा दिए। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इसने तांबे के सिक्के यानी तांबा प्रयोग किया सिक्कों के अंदर, और जो हमारी मुद्रा होती है, कौन से होते हैं, उनके अंदर चमड़े और तांबे के सिक्कों को चलवाना शुरू किया। और इस व्यक्ति ने कहा कि जितने भी मेरे जो प्रजा है वो सारी की सारी प्रजा क्या करेगी कि जो सोने चांदी के सिक्के चलते हैं हमारे बाजार के अंदर, उस सोने चांदी के सभी सिक्कों को मेरे साम्राज्य में लाकर जमा करेगी और यहां से चमड़े के सिक्के लेकर चली जाएगी और इसको फिर मार्केट के अंदर यानी बाजार जो होगा, इसको बाजार के अंदर, अब ये यहां पर जो हम कह सकते हैं कि तांबे के सिक्के जो होंगे, मतलब यहां से मेरे जो, मान लीजिए ये इसका दरबार है, क्या है, ये इसका दरबार है, और दरबार के अंदर इस व्यक्ति ने क्या किया कि सोने चांदी के सिक्के सभी जमा करें और मेरे यहां से चमड़े के सिक्के ले जाकर इसको मार्केट के अंदर चलाने का काम करें, जिससे कि मेरे जो दरबार होगा, इस दरबार के अंदर यहां पर सोना बहुत ज्यादा हो जाएगा और मार्केट में क्या चल रहा होगा, बाजार में क्या चल रहा होगा, बाजार में चमड़ा चल रहा होगा। ऐसा इस व्यक्ति ने यहां पर डिसीजन लिया। इसी को कहा जाता है कि चमड़े तांबे के सिक्कों को सांकेतिक मुद्रा कह दिया जाता है। मतलब सांकेतिक का मतलब होता है कि सिर्फ
सिर्फ संकेत करेगी कि 10 रुपए का नोट है, 20 रुपए का नोट है, वो सांकेतिक मुद्रा ही तो होती है। वास्तव में क्या है, वो कागज का टुकड़ा, लेकिन संकेत कर रही है 100 रुपए का, लेकिन वो 100 रुपए की वैल्यू रखता है क्योंकि वह सांकेतिक मुद्रा है। उसी तरह से इसने कहा कि सारे के सारे लोग, सारी प्रजा मेरे दरबार के अंदर सोने चांदी के सिक्के को यहां पर जमा करेगी और बाद में, यानी कि फिर मेरे यहां से यहां पर सोने चांदी के सिक्के जमा करके चमड़े और तांबे की जो सांकेतिक मुद्रा मैंने चलवाई है उसको ले जाकर बाजार के अंदर यहां पर चलाने का काम करेगी। अब यहां पर हुआ क्या प्यारे दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिएगा कि मार्केट के अंदर इसके दरबार से लोग लाने लगे यहां पर चमड़े के सिक्के और जमा करके आते थे सोने के सिक्के। लेकिन कुछ लोग तुम जैसे फाइटर निकल आए और उन फाइटर लोगों ने देखा कि वाह क्या बात है, अच्छा दिख रहा है, लेकिन इसमें कोई खास नहीं है, इससे तो मैं भी बना सकता हूं। इन लोगों ने क्या किया कि उसके जैसे ही तांबे और चमड़े की जो सांकेतिक मुद्रा जो उसके दरबार में बन के आ रही थी, उसी तरह की सांकेतिक मुद्रा इसकी प्रजा ने बनानी शुरू कर दी। अब देखो हुआ क्या कि इसके यहां से कोई भी यहां पर मुद्रा लेने नहीं जाता और बाजार के अंदर देखा तो जितने इसके दरबार से मुद्रा आ रही थी उससे कई गुना ज्यादा मुद्रा तो बाजार के अंदर फ्लो में आ गई। अक्सर मामला क्या था कि अपने घर पर ही ये लोग चमड़े से सिक्के बनाते थे और चमड़े से सिक्के बनाकर उनको बाजार में यहां पर चला देते थे, जिससे कि इसने देखा कि तो मामला उल्टा पड़ गया। अब इस व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति ने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, एक काम करो सभी लोग मिलकर, और वो काम कौन सा होगा कि इस सारे के सारे चमड़े के सिक्कों को मेरे दरबार के अंदर जमा करो दोबारा और फिर से अब यहां पर सोने और चांदी के ही सिक्के चलेंगे। अब तो लोगों ने और ज्यादा स्पीड से बनाने शुरू कर दिए कि अब तो चमड़े के बदले सोना आएगा, तांबा देकर आओ और सोना लेकर आओ। तब इसके राजकोष में जो इसका धन था वो भी खाली हो गया और पूरे के पूरे सिक्के जो सोने के थे पूरा सोना कहा गया, जनता पर, प्रजा के अंदर आ गया। इसीलिए इस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, सांकेतिक मुद्रा चलवाने वाला दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था, मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन सा व्यक्ति ऐसा था जिसको पागल कहा जाता था ऐसे डिसीजनों से ही, तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक को ही यहां पर पागल, आधा पागल, पूरा पागल कहा जाता था, क्योंकि यह व्यक्ति ऐसे डिसीजन लेता था। और जानो एक बार इसने क्या किया, एक बार इसने क्या किया कि इस व्यक्ति ने यहां पर प्रमुख रूप से समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस व्यक्ति ने एक बार अपनी सेना से कहा कि हम पर आए दिन मंगोल आक्रमण करते रहते हैं। कौन आक्रमण कर देते हैं, मंगोल आक्रमण करते रहते हैं, तो एक बार क्यों ना हम ऐसा करें कि मंगोलों पर हम आक्रमण कर दें। तो सेना ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप मंगोलों पर आक्रमण कर दीजिए, हम आपका साथ देंगे। लेकिन एक बात खास थी कि सेना ने कहा कि अगर हमें कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसलिए आप एक काम कीजिएगा कि हमारा जो वेतन है ना, उस वेतन को आप एडवांस में दे दीजिएगा, वेतन आप हमें 1 साल का एडवांस में दे दीजिएगा। तो इस व्यक्ति ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि पूरी सेना को 1 साल का वेतन दे दिया और सिर्फ बात यह थी कि मंगोल जो हम पर अक्सर दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करते रहते हैं, हम एक बार मंगोलों पर जाकर आक्रमण कर देते हैं और उन्हें वहीं रोकने की कोशिश करते हैं, या हम कहें मध्य एशिया के लोग जो आक्रमण करते थे उन आक्रमणकारियों को रोकने के लिए इसने पूरी सेना को 1 साल का एडवांस में वेतन दे दिया, पूरी सेना में बंटवा दिया। बोले अगर कोई आक्रमण होगा तो उससे पहले हम ही सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के लोगों पर जाकर आक्रमण कर देंगे। लेकिन जब वेतन बट गया तो इसका मूड बदल गया कि अब हम आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन वेतन तो बट गया। इसने पूरी की पूरी सेना को 1 साल का वेतन दे दिया और आक्रमण करने भी यह नहीं गया। ऐसा व्यक्ति था यहां पर मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन ध्यान रखेंगे, इसका सबसे लाजवाब और बेहतरीन चीज जो थी वो थी यहां पर, उस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, उस जरा दौर को मैं समझाता हूं। जब 1526-27 की बात होती है, जब 1326-27 की बात होती है, और 1326-27 में यह व्यक्ति क्या करता है, अपनी राजधानी को बदलता है और अपनी राजधानी को दिल्ली से कहां ले जाना चाहता है, दिल्ली से यह व्यक्ति अपनी राजधानी को दौलताबाद या देवगिरी लेकर जाता है। कहां पर, दौलताबाद या देवगिरी लेकर जाता है। और अभी तक का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन प्रश्न कि दौलताबाद और देवगिरी, जिसे दोनों ही एक ही बात है, दरअसल महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, मतलब महाराष्ट्र में पड़ता है दौलताबाद और देवगिरी, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप जो प्रश्न पूछा जाएगा वो यही प्रश्न पूछा जाएगा कि एक व्यक्ति ऐसा हुआ है तो दिल्ली से अपनी राजधानी को कहां लेकर गया है, दिल्ली से अपनी राजधानी को दौलताबाद या देवगिरी लेकर जाने का काम करेगा। वह भी व्यक्ति कौन होगा, 1326-27 में वह व्यक्ति भी यहां पर मोहम्मद बिन तुगलक रहने वाला होगा। इस व्यक्ति ने क्या किया कि मानो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका प्यारा सा भारत है, चलो थोड़ा सा ठीक सा ही बना लेते हैं।
ये आपका प्यारा सा भारत है। इस व्यक्ति ने क्या किया कि मैं अपनी राजधानी को कहां बनाना चाहता हूं, मैं अपनी राजधानी को प्रमुख रूप से, इस व्यक्ति का मानना ऐसा था, चलो इतना ही बनाते हैं। यह व्यक्ति कहता है कि मेरी जो राजधानी है, मानो ये है आपकी दिल्ली, ये है आपकी दिल्ली, इस दिल्ली से राजधानी को मैं यहां पर लेकर आना चाहता हूं। महाराष्ट्र कह सकते हैं, दौलताबाद या देवगिरी कह सकते हैं। तो यहां से अपनी राजधानी को यहां स्थानांतरित करना चाहता है। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक व्यक्ति है बर्नी और दूसरी व्यक्ति है जो इतिहासकार रहा है, जो इब्न बतूता। इब्न बतूता इस राजधानी को दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद लाने का कारण कुछ और मानता है, जबकि हम कह सकते हैं बर्नी कुछ और मानता है। दोनों ही इतिहासकारों में यहां पर मतभेद रहता है। कुछ लोगों का मानना था कि ये दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को इसलिए लेकर आया था कि यहां पर आए दिन दिल्ली में मंगोलों के आक्रमण होते रहते थे, और मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि मंगोल आक्रमण कहां से करते थे, यहीं से तो मंगोल आक्रमण करते थे, जो आपका अफगानिस्तान आदि क्षेत्र था। तो मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए थोड़ा सा दूरी बनाने के लिए यह अपनी राजधानी को दौलताबाद लेकर आना चाहता था। लेकिन हुआ क्या कि यह व्यक्ति जब दौलताबाद लेकर आना चाहता है अपनी राजधानी को, कुछ लोगों का मानना यह था कि यह व्यक्ति चाहता था कि मैं सेंटर बिंदु में आ जाऊं, केंद्र में आ जाऊं, और यहां से पूरे भारत पर चारों तरफ मैं शासन कर पाऊं। एक यह भी कारण माना जाता था। बहरहाल कारण जो भी हो, आप यह कह सकते हैं कि सर कौन व्यक्ति ऐसा था जो अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद 1326-27 में लेकर आया? तो आप कहेंगे कि एक व्यक्ति था मोहम्मद बिन तुगलक, जो अपनी राजधानी को, दिल्ली सल्तनत की राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी यानी महाराष्ट्र में लेकर जाने वाला व्यक्ति था। और जानिएगा, दरअसल मैं भी सिर्फ इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिरकार इससे आधा पागल पूरा पागल कहां क्यों जाता है। और जब तक मैं इस बात को आपको समझा पाऊंगा, जब तक आपके दिमाग में इसके सारे के सारे किए गए कार्य और सारी की सारी इसकी महानता और पूरा पागल आधा पागल क्यों कहा जाता है, ये सारी की सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु है प्यारे दोस्तों, ये वाला, इसको भूल मत जाना, राजधानी स्थानांतरण करने वाला व्यक्ति कौन था। प्यारे दोस्तों, जून की बात है और इस व्यक्ति ने क्या कहा पूरी प्रजा से कि चलो अपनी राजधानी को लेकर चलते हैं, कहां पर, दौलताबाद। प्रजा ने यहां पर दिल्ली से, राजधानी का मतलब होता है कि पूरी की पूरी बहुत बड़ी प्रजा, और बहुत बड़ी प्रजा के साथ राजधानी के बंदोबस्त के यहां पर सामान, पूरी की पूरी प्रजा को दिल्ली से पैदल रवाना कर दिया इस व्यक्ति ने। कहां पर, हम कह सकते हैं दौलताबाद के लिए। जब भी तो 1326-27 लिखा है, लेकिन इस व्यक्ति ने जैसे ही दौलताबाद जा रहा था तो आधी प्रजा भूख प्यास से पैदल चलने की वजह से रास्ते के अंदर ही मर जाती है, और आधी प्रजा यहां पर पहुंच पाती है दौलताबाद। जब प्रजा दौलताबाद के अंदर पहुंची, ये तो अपना रथ वगैरह से चल रहा था। अब इस व्यक्ति ने जैसे दौलताबाद के अंदर पहुंची, इस व्यक्ति ने कहा कि यार मजा नहीं आया कुछ, हमने राजधानी तो स्थानांतरित कर ली लेकिन मजा नहीं आया, दोबारा चलते हैं। राजधानी कहां रखेंगे, राजधानी दिल्ली रखेंगे। अब की बार जो बची हुई प्रजा थी वो इस बार इधर से जाते में उसका काम तमाम हो गया। अब बताओ, जब व्यक्ति यहां पर भूख प्यास से विचलित होकर रास्ते में चल रहा होगा, और जब यहां पहुंचा होगा, पहुंचने के बाद थोड़ी चैन की सुकून की सांस ली होगी, इस व्यक्ति ने कहा होगा दोबारा दिल्ली है राजधानी को लेकर। अब इस जनता ने क्या कहा होगा, ये राजा पूरा पागल है, इसके बस की कुछ नहीं है। तो इस व्यक्ति को जो टाइटल आधा पागल पूरा पागल जैसे टाइटल दिए गए हैं, ये इसीलिए नहीं दिए गए, ये वास्तविकता ये थी कि इस व्यक्ति को यहां पर पूरा पागल या आधा पागल हम कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 1526-27 की बात थी, और जो सांकेतिक मुद्रा चलाई है वो यहां पर 1329-30 में आप कह सकते हैं कि वो सांकेतिक मुद्रा चलवाने का काम किया था। तो यह डेट तो भले ही आपसे नहीं पूछी जाए कि सांकेतिक मुद्रा 1329-30 में चलवाई गई, और 1326-27 में दिल्ली को, राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाने वाला मोहम्मद बिन तुगलक रहा था। लेकिन ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों, इस व्यक्ति ने क्या किया, प्रमुख रूप से अगर इसकी हम आगे बात करें तो एक ऐसा व्यक्ति रहा है जिसने 1337 में इस व्यक्ति ने एक आक्रमण किया। बस याद रख लीजिएगा, ज्यादा प्रश्न तो नहीं पूछा था। 1337 में इस व्यक्ति ने एक आक्रमण किया है, और यह आक्रमण जो किया गया है नगरकोट पर किया गया है। 1337 में नगरकोट पर आक्रमण किया है, और 1337 में ही ध्यान रखिएगा, 1337 में इसने कराचिल पड़ता है, कराचिल, या आप कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश। कहां पर, कराचिल, हिमाचल प्रदेश पर इसके द्वारा, व्यक्ति के द्वारा यहां पर दो प्रमुख रूप से आक्रमण किए गए हैं। तो हिमाचल पर, कराचिल पर 1337 में आक्रमण, नगरकोट पर 1337 में आक्रमण। और अगर इसके बारे में हम जानना चाहें तो इस व्यक्ति ने और क्या किया है, देखिए
इस व्यक्ति ने प्रमुख रूप से हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति ने सती प्रथा पर रोकने की कोशिश की थी। सती प्रथा को रोकने की कोशिश, सती प्रथा पर रोक लगाई थी, या कह सकते हैं रोकने की कोशिश की थी, सती प्रथा पर रोक की कोशिश। और जो सती प्रथा है मेरे प्यारे दोस्तों, ये सती प्रथा की अगर हम बात करें तो सती प्रथा के बारे में सबसे पहला उल्लेख जो मिलता है एक अभिलेख के अंदर मिलता है। उस अभिलेख को आप किस नाम से जानते हो? ऐरण अभिलेख के नाम से जानते हो। तो ऐरण अभिलेख में पहली बार हम कह सकते हैं किसके बारे में जानकारी मिली है? तो ऐरण अभिलेख जो भानुगुप्त का अभिलेख माना जाता है, किसका? भानुगुप्त का अभिलेख माना जाता है। इस भानुगुप्त के अभिलेख में, ऐरण अभिलेख में सती प्रथा के बारे में मिलती है। एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था गोपराज। क्या नाम था? ये गोपराज नाम के व्यक्ति हुआ करते थे जिनकी पत्नी को पहली बार सती कराने का काम किया गया था। और पहली बार गोपराज की पत्नी जो है उनको सती कराने का काम किया गया था। और अगर हम दूसरी बात करें तो ये व्यक्ति ऐसे थे गोपराज जो हमें पहली बार सती प्रथा के बारे में उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो आप कहेंगे ऐरण अभिलेख, जो भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख है उसके द्वारा हमें सती प्रथा के बारे में सबसे पहले यहां पर जानकारी मिलती है। और जानिएगा, इस व्यक्ति ने दीवाने अमीर कोही विभाग चलाया। क्या? इस व्यक्ति ने दीवाने अमीर कोही की शुरुआत की। आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कि दीवाने अमीर कोही, क्या दीवाने अमीर कोही, दीवाने अमीर कोही नाम का जो विभाग है, इस विभाग को शुरू किसने किया? जो कैसा था? एक कृषि विभाग था, एक कृषि विभाग था। तो इस दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ही यहां पर दीवाने अमीर कोही विभाग की शुरुआत करने वाला व्यक्ति था। और इस व्यक्ति के शासन काल में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था इब्न बतूता। क्या नाम था? इब्न बतूता। ये इब्न बतूता भारत के अंदर आता है और एक पुस्तक लिखता है जिसे आप रहला के नाम से जानते हो। क्या नाम जानते हो? जिसे आप रहला के नाम से जानते हो। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, पहला प्रश्न पूछ सकता है कि जो इब्न बतूता है ये किसके शासन काल में भारत आया? तो आप कहेंगे कि इब्न बतूता जो यहां पर भारत के अंदर आया, ये इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया। और ये कब आया अगर ऐसा पूछा जाए तो आप कह सकते हैं यह जो आने का काम करेगा यह 1333 में भारत आने का काम करेगा। और इस व्यक्ति के समय में, इस व्यक्ति के ही समय में एक व्यक्ति और आएगा जिस व्यक्ति को आप क्या कहोगे? बर्नी के नाम से कहोगे। तो यहां पर दो व्यक्ति हैं, एक इब्न बतूता, एक बर्नी। और बर्नी ने जो यहां पर तारीख फिरोजशाही लिखी है, यह भी आपसे कई बार पूछा जाएगा कि तारीख ए फिरोजशाही किसने लिखी? क्या? तारीख ए फिरोजशाही, ध्यान रखिएगा, तारीख ए फिरोजशाही किसके द्वारा लिखी गई है? तो बर्नी के द्वारा लिखी गई है। वैसे हम ये कह सकते हैं दीवाने अमीर कोही जो कृषि विभाग था इसकी स्थापना कराने का काम मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। इब्न बतूता इसके शासनकाल में आया और बर्नी भी जिसने तारीख ए फिरोजशाही लिखी ये भी इसी के शासनकाल में रहने का काम करता था। लेकिन प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो इब्न बतूता है इसको थोड़ा सा ज्यादा ही शक्ति देने की कोशिश इस व्यक्ति ने की थी। इस व्यक्ति को पहली बात तो अपने दरबार में मुख्य काजी नियुक्त किया था। क्या किया था? मुख्य काजी नियुक्त किया था। आपसे पूछेगा कि किस व्यक्ति को मोहम्मद बिन तुगलक ने, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि इब्न बतूता किसके दरबार में मुख्य काजी के रूप में नियुक्त हुआ? तो मुख्य काजी नियुक्त होने का काम मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता यहां पर नियुक्त हुआ। और जानेगा, इब्न बतूता ही ऐसा व्यक्ति था जिस इब्न बतूते को चीन में, कहां पर? चीन में अपना राजदूत बनाकर भेजा। यानी कि चीन में अपना राजदूत बनाकर इब्न बतूता को किसने भेजा? तो चीन के अंदर अपना राजदूत बनाकर इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने भेजा। यह बात आपसे अक्सर पूछी जाती रही है और अगर अब आपसे पूछी जाएगी तो उम्मीद करता हूं कि आपसे कोई भी अब यहां पर किसी भी तरह का प्रश्न गलत नहीं हो पाएगा। और आप अगर इब्न बतूता की बात करें तो इब्न बतूता के बारे में बहुत कुछ जानेंगे जो बहुत अच्छे इतिहासकार रहे हैं। बर्नी के बारे में हम बात करेंगे, आगे बहुत सारी चीजों पर बात करते रहेंगे। एक बार आप ये कह सकते हैं कि मैं आपसे बात करूं तो मैंने आपको जो अभी तक बताया है मुख्य रूप से
मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया है या गयासुद्दीन उर्फ गाजी मलिक के बारे में बताया है। गयासुद्दीन गाजी मलिक पर क्या प्रश्न बनेगा? नहरों का निर्माण कराने का काम किया, पहला काम शुरू किया इसने, फिरोज शाह तुगलक कंप्लीट कराएगा। तुगलकाबाद शहर या तुगलकाबाद किला बनाने का काम किया, दूसरा प्रश्न हो सकता है। इस व्यक्ति की यानी गयासुद्दीन तुगलक और गाजी मलिक की मृत्यु लकड़ी के महल में दबकर हो गई। इसके बाद एक शासक बनेगा जिसका नाम बचपन का जौना का होगा, वैसे आप मोहम्मद बिन तुगलक उसे कह सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जो होगा, ये मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा शासक होगा जिसके बारे में विरोधी तत्वों का मिश्रण, मनिहारों का राजकुमार, आधा पागल पूरा पागल, और इसके अलावा कह सकते हैं विरोधी तत्वों का मिश्रण या फिर जौना खा के नाम से जाना जाएगा। ये व्यक्ति भारत के अंदर जो डिसीजन लेगा वो उल्टे सारे के सारे पढ़ने का काम करेंगे। कराची पर अभियान करने का काम करेगा 1337 में ये नगरकोट पर आक्रमण करने का काम करेगा। इस व्यक्ति ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाने का या देवगिरी ले जाने का पहला काम किया था। कौन व्यक्ति अपनी राजधानी को दक्षिण भारत लेकर गया दिल्ली सल्तनत में? ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, जरूरी नहीं है दौलताबाद और देवगिरी लिखकर भेजे, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि दक्षिण भारत का है, दौलताबाद देवगिरी का है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ही अपनी राजधानी को लेकर जा रहा है। आगे आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि यह बताइएगा कौन व्यक्ति ऐसा था जिसने गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में टैक्स को बढ़ाने का, कर वृद्धि करने का काम कर दिया? मोहम्मद बिन तुगलक रहेगा। कौन व्यक्ति ऐसा था जिसने यहां पर सेना को 1 साल का एडवांस वेतन दे दिया? मोहम्मद बिन तुगलक रहेगा। कौन व्यक्ति ऐसा था जिसने सांकेतिक मुद्रा चलवाने का काम किया? मोहम्मद बिन तुगलक आंसर रहेगा। इब्न बतूता किसके या बर्नी किसके शासनकाल में भारत में रहता था, या चीन के अंदर राजदूत बनाकर किस व्यक्ति को इब्न बतूता ने भेजा? तो आपके दिमाग में एक एक चीज यहां पर क्लियर रहनी चाहिए। आगे हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन प्यारे दोस्तों मैं थोड़ा सा जा रहा था कहीं बाहर, तब मैंने सोचा आपको मैं 1-2 वीडियो देखकर जाता हूं, तो आप अभी इस वीडियो को देखिएगा अच्छी तरह से और आप चिंता मत करिएगा, मैं बहुत जल्दी वापस आने के बाद आपको एकदम कंटिन्यू वीडियो दूंगा। घबराइएगा मत, परेशान मत होइएगा, ठीक है? और आपको ठीक ठीक तरीके से सारी चीज समझाता चलूंगा, बेहतरीन तरीके से सारी चीज आपको बताता चलूंगा। किसी चीज में कोई भी समस्या आती है तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप आराम से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और महत्वपूर्ण रूप से आपको जो भी यहाँ पर आपको जानकारी लेनी है उस जानकारी को आप ले सकते हैं। चलेगा, उम्मीद करता हूं कि सभी चीज आपको समझ में आ गई होंगी। और दिल्ली दूरस्थों आदि जैसी जो बातें हैं निजामुद्दीन औलिया के बारे में बात करूंगा। वैसे तो यही प्रश्न बनता है निजामुद्दीन औलिया पर। चलिए प्यारे दोस्तों, यही खत्म करते हैं आज की वीडियो को। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।